अभिषेक, श्रेया, गुड इवनिंग। ऑडिबल मेरी आवाज आपको? ओके, वेरी गुड। श्रुति, प्रशांत, गुड इवनिंग सभी को। बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास का सभी को समझ में आया सब कुछ? कल जो बताया था मैंने, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वो समझ में आ गया? बताओ सभी लोग। यस, ओके। प्रशांत, आपने क्लास का जो रिवीजन किया एक बार, जो क्लास में क्वेश्चन करवाए गए थे, दोबारा उनको सॉल्व किया एक बार? अभिषेक बेटा, आपने दोबारा सॉल्व किए क्वेश्चंस को? जो हम कर पा रहे थे उसी को किया। नहीं, जो मैंने क्लास में पूरे करवाए थे वो सारे समझ में आ गए अच्छे से? देखो, रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो चीजें सब हमेशा पाइल अप होती जाएंगी आपकी। और एक समय ऐसा आएगा कि एक लंबा सा नोट्स देख के आप रिवीजन नहीं कर सकते उसका। तो बेहतर ये होगा कि डेली के डेली रिवीजन करते चलो, उससे आपकी आगे की चीज आसान हो जाएंगी। चलो आज करते हैं, देखो। एक ही देखो रॉड है, ठीक है? ये रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, यहाँ इसके अबाउट क्या है, हिंज है, इसका मास mg है, सॉरी इसका मास m है, ठीक है? क्या निकालना, देखो अल्फा निकालना हम सीख गए थे।
आज निकालना है, देखो ACM 80 नॉर्मल रिएक्शन, इतना निकालना है आज हमें, इसी के बारे में। ठीक है, देखो अब तो पहला अपना दिमाग लगाओ उसमें। ACM क्या होता है, AT क्या होता है, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, और एक और चीज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये चीजें करनी है। अभी इसको पकड़े हुए हैं, जस्ट रिलीज किया है, ठीक है, जस्ट रिलीज की कंडीशन है केवल, जस्ट रिलीज की कंडीशन है, और हमें निकालना है ACM 80 नॉर्मल और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, ये हो गया AC, हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, इतनी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो कैसे कैसे करेंगे। तो पहला काम किया आपने, FVD बनाई नॉर्मल। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा ध्यान रखना, इस यहाँ पर नॉर्मल पर आपको दो लगाने हैं नॉर्मल फोर्स, ध्यान रखना हमेशा। एक रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड की डायरेक्शन में, ध्यान रखना हमेशा। एक N1 इधर लगाया, N2 इधर लगाया, क्लियर इतना बात। ठीक है, N1 ऊपर लगाया, N2 इधर लगाया। ध्यान रखना हमेशा जब भी हिंज का आएगा तो आपको दो नॉर्मल लेने हैं, एक इसके परपेंडिकुलर, एक इसके इधर पे। तो नॉर्मल पूछा गया, नेट रिएक्शन फोर्स कितना होगा, नेट नॉर्मल फोर्स कितना होगा, कितना बताओगे आप। दो लग रहे हैं परपेंडिकुलर, दोनों के क्या निकालेंगे, नेट रिएक्शन, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर का अंडर रूट। बताओ इतनी बात समझ में आपको आई पहले तो। और मैंने यहाँ पर दो इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें हमें नहीं पता होता है कि नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए मैंने उस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिए, एक उसके परपेंडिकुलर, एक उसके अलोंग। अब जो भी फोर्स आएगा उसके दो कंपोनेंट जरूर होंगे, इसलिए मैंने उन दो कंपोनेंट को ले लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो पहला काम देखो मैंने क्या किया, पॉइंट इसके अबाउट मैंने टॉर्क लिखा, कितना हुआ, mg L/2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L/2 इक्वल्स टू आई अल्फा। इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 अल्फा। अल्फा आया यहां से 3g/2L। ये हम इतना हम कल सीख चुके थे। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखो, ठीक है। अब बताओ यहां पर मुझे क्या पता है, एंगुलर एक्सीलरेशन पता है, तो बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कनिष्क बेटा बताओ क्या होता है, बाकी सभी लोग ध्यान रखें। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, आर अल्फा, याद आया। आर क्या होता है, अब देखो कौन घूम रहा है,
ये देखो, सेंटर ऑफ मास को देखो, देखा, सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L/2। अल्फा कितना है, 3g/2l। सॉल्व होके कितना आया, 3g/4, 80 आ गया। अब बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v²/r। जस्ट रिलीज किया है, जस्ट रिलीज करने पर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0, यानी AC कितना हो गया, 0। ठीक है, AT निकाल दिया, AC निकाल दिया। चलो इतना लिखो सभी लोग। हो गया नोट। अब देखो, रॉड का सेंटर ऑफ मास का देखो, सेंटर ऑफ मास को, AT इस तरफ, AC इस तरफ, ये देखो N2, ये देखो N1। बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, तो देखो फोर्स देखो, नीचे की तरफ फोर्स mg-n1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, 80। अब बात करते हैं इस डायरेक्शन में, देखो एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में, कितना है, N2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंटर की तरफ वाला, AC इस तरफ हुआ, आ गया, आ गया। अब देखो AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तो m इंटू 0 कितना हुआ, 0। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी नॉर्मल का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं N1 की, mg-n1 m इंटू 80, 80 कितना आया, 3g/4, N1 कितना आया, सॉल्व करके यहां पर mg/4। अब देखो एक नॉर्मल इधर पे है, इधर कितना है, 0, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, नेट नॉर्मल कितना हो गया, mg/4। आंसर आ गया, सब कुछ आ गया, AC आ गया, AT आ गया, N आ गया।
हो गया डन। चलो सही है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब, इसी तरीके का बिल्कुल सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये रॉड है, ये एंगल है 37 डिग्री, इसका रॉड का मास m है, लेंथ l है, और मैंने क्या किया, इस जगह से इसको रिलीज कर दिया। जस्ट रिलीज करने पर, आफ्टर जस्ट रिलीज, ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, एटी निकालना है, एसी निकालना है, ठीक है, नॉर्मल निकालना है हिंज फोर्स से। चलो करके दिखाओ, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो उसको अभी। जो तरीका पहले बताया था बिल्कुल सिमिलर तरीका वही अपनाना है। चलो करके दिखाओ। देखते हैं कौन सर्कल सॉल्व कर पाता है इसको। फाइनल, एकदम फाइनल चाहिए मुझे। दो मिनट और है।
लिख के भेजो तुम्हारा क्या आंसर आया है। 5 ml/2/4 क्या आंसर है ये? अल्फा है, एटी है, एसी है, एन है, क्या है? नॉर्मल। चलो उसकी पिक क्लिक करो, सेंड कर दो ग्रुप में। हाँ मुझे भेज दो। अभिषेक हुआ सॉल्व? 2 मिनट ओवर हो गए। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं। चलो इधर देखो, पहला देखो, स्टेप देखो, क्या बताया था मैंने? एम जी। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, एन वन इधर पे, एन टू इधर पे ले लिया। ओके। कितना एंगल है ये देखो, 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? L/2 sin 37, है ना? चलो इसके बाद लिखते हैं टॉर्क, आई अल्फा। टॉर्क कितना हुआ? एम जी फोर्स। इसके बाद लिखेंगे तो एन वन एन टू का टॉर्क जीरो हो जाएगा। एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin 37, 3/5। अरे एम जी L/2 3/5। आई देखो कितना है, देखो इसके बाद रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3। देखता हूँ। ठीक है, सॉल्व किया, देखो m से m कट गया, एक l से एक l। ठीक है, तो कितना हुआ? 9g/10। ये आ गया, अल्फा आ गया। एक कहानी हुई खत्म, ये कहानी खत्म हुई। अब देखते हैं एटी। एटी क्या होता है देखो, ऐसे पाथ में घूमेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन एटी कितना हो जाएगा? आर अल्फा। आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये वाली? रेडियस कितनी है? L/2। अल्फा कितना है? 9g/10l। एल से एल कट गया, कितना हो गया? 9g/20। ये आ गया 80 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एसी की। अब बात करते हैं एसी की। जस्ट रिलीज किया है, स्पीड कितनी होगी? 0। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है? v²/r। एसी कितना हो गया? 0। अल्फा कितना हो गया? 9g/10। एटी कितना आया? 9g/20। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, देखते जाओ।
इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। ठीक है, N2 N1 mg यहाँ पर, ये एंगल कितना 37, इधर कितना हो जाएगा mg cos 37, इधर कितना हो जाएगा mg sin 37, इधर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 80, इस डायरेक्शन में AC कितना है 0। चलो देखो इस डायरेक्शन देखो, mg sin 37, mg sin 37 माइनस क्या लगेगा n1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 80, यहाँ पे कितना है mg sin 37, इधर कितना फोर्स है n1, नेट फोर्स कितना हुआ mg sin 37 माइनस n1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। n1 कितना हुआ mg sin 37 माइनस m80। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू mg साइन 30 कितना होता है 3/5 माइनस m 80 कितना होता है, 80 कितना निकाला देखो हम लोगों ने 9g/20, 9g/20 सॉल्व किया इसको, 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3, 3mg/20, n1 की वैल्यू आ गई, आ गई। अब निकालने वाले हैं n2। अब देखो इधर कितना लग रहा है n2, इधर कितना लग रहा है mg cos 37, यानी n2 माइनस mg cos 37 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है ac, ac की वैल्यू कितनी है 0, तो n2 कितना आ गया mg cos 37, कितनी वैल्यू होती है 4/5। अब देखो मेरे पास दो फोर्स हैं, एक है n2 एक है n1, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो बताओ इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट mg 4/5 का स्क्वायर प्लस n1 3/3mg/20 का स्क्वायर। आ गया, सारे आंसर आ गए देखो। बेधड़क, बिना डर के, कुछ भी बिना सोच के, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया है पूछ लो अभी। आई कैसे निकालते हैं, आई, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था तो मैंने सभी ऑब्जेक्ट के बताए थे, किसके अबाउट क्या क्या होता है, रिंग का क्या होता है, रॉड का क्या होता है, डिस्क का क्या क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका बताया था मैंने। है ना बेटा, याद आया, कॉपी देखो पेज पलट के। चलो चलते हैं आगे, नोट कर लो इसको पूरा।
नोट करके बताना, नोट हो गया पूरा? ठीक है। डन, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब देखो, अब पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने देखा हो कि एक ये पुली है, ठीक है। पुली के ऊपर एक रस्सी है। एक ब्लॉक इधर पे है, एक ब्लॉक इधर पे है। अब ब्लॉक कुछ भी नहीं, आप देखना केवल, आप समझना केवल, ठीक है। इस तरीके से है, रस्सी है क्या। अब ये बताओ कि जब हम इसको घुमाते हैं रस्सी को, उसके साथ साथ क्या पुली भी घूमती है? उसके साथ साथ क्या पुली भी घूम जाती है, बताओ। आपने देखा होगा, रील देखा होगा, रील। रील देखी ना, इसमें धागा लिपटा होता है। जब धागे को खींचते हैं तो पूरी पूरी होती है ना, घूमती है। और देखें, अगर बात करें तो अब तो कुएं तो रहे नहीं। कुएं अगर किसी ने देखा हो तो कुएं पे ऐसे होती है, रस्सी खींचते हैं तो उसकी घिरनी भी घूमती है, पुली भी उसकी घूमती है। या अगर देखा हो, लिफ्ट को ध्यान से देखा हो, लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर जो होती है ना, उसमें लगी होती हैं, वायर्स लगे होते हैं। तो जब वो घूमती है तो उसकी पुली भी घूमती है। और मैं आपको बताऊं इसके बारे में, पुली सिस्टम और कहाँ देखा होगा आपने। आप ऐसा करो ना, सिंपल सा एक काम करो कि एक कुछ भी एक पुली टाइप का ले लो, इस तरीके से, इस पे धागा लपेट दो। जब आप धागा खींचोगे ना इस तरीके से, तो वो पुली भी या कोई भी चीज, या पेन का कैप या रोल कुछ भी, घूम जाती है। सभी ने देखा है, बताओ। ऐसा सभी ने देखा है ना। अब देखते हैं इसकी वजह समझने वाले हैं। अब देखो हुआ क्या, अगर हम पुली को देखना, आप लोग बता बना रहा हूँ। अगर मैं इस पुली को बहुत ध्यान से देखूं, तो इसका जो सरफेस होगा, इसका सरफेस होगा, वो इस तरीके से होगा, हल्का रफ होगा। इसका सरफेस,
सरफेस देखो इसका रफ है, तो इसका जो ऊपर का सरफेस होगा इस तरीके से उसमें हर्डल्स होंगे। ठीक है, अब क्या किया आपने, एक धागा लिया, एक रस्सी लिया आपने, इसके ऊपर आपने लपेट दी। तो अब रस्सी को देखो, जब हम ये देख रहे हैं, उस रस्सी को देख रहे हैं, देखना आप, रस्सी दिखने में आपको ऐसी लगती है, लेकिन उसकी सरफेस भी रफ होगी। अब जब इस पे इसको रोल करेंगे ना, इसको घुमाएंगे इसके ऊपर, तो ये जो हर्डल्स हैं, इसके हर्डल्स फंस जाएंगे। तो जब ये घुमाएंगे ना, तो ये इसको बताओ, इसको भी घुमा देंगे, बताओ। जब ये इसके ऊपर रखी होगी तो ये हर्डल्स पे फंस जाएंगे, जब इसको खींचेंगे तो ये भी खींचेगा, बताओ। अगर ये घुमा देंगे तो ये भी घूम जाएगा। रीजन समझ में आपको आया, कैसे घूमती है पुली? अब बताओ, अगर मैंने पुली को एक पुली को मैंने परफेक्टली स्मूथ कर दिया होता, जैसा हम वहां कहां पर बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बोलते थे, पुली आर परफेक्टली स्मूथ। अगर परफेक्टली स्मूथ होती तो पुली नहीं घूमेगी, बताओ। है ना? तो बताओ यहां पर घूमने की वजह क्या है? हर जगह पर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। हर जगह पे क्या लग रहा होगा? जहां जहां पे कांटेक्ट है वहां पे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। चलो अब एक काम करो आप लोग, आप अपने हाथ पर, आप अपने हाथ पर एक काम करो, एक रस्सी को लटका लो जिसके दोनों तरफ कुछ वजन हो। तो अब बताओ, सबसे ज्यादा आपको दर्द किस पॉइंट पर होगा? अगर अपने हाथ को मैं ऐसे देखूं, ठीक है, तो ये 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 कुछ पॉइंट्स हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा दर्द आपको कहां पर होगा? ए बी सी डी ई एफ ऐसे ले लिया मैंने पॉइंट। सबसे ज्यादा पेन कहां पर होगा, किस पॉइंट से सबसे ज्यादा पेन होगा, बताओ। आपने अपने हाथ पर एक एक रस्सी या कुछ भारी चीज आपने लटका रखी है, तो बताओ सबसे ज्यादा पेन किस पॉइंट पर होगा? ये तो सिंपल लॉजिक है ना इसमें तो। सोचो इसके बारे में, बताओ। ए बी सी डी ई एफ, एफ और ए। एफ पर सोचो आप खुद, एफ से तो जस्ट रस्सी अलग हो रही ना। दर्द कहां पे, जहां पे रस्सी सबसे ज्यादा आपके हाथ को दबा रही होगी, जहां पर रस्सी सबसे ज्यादा आपके हाथ को दबा रही होगी वहां पे सबसे ज्यादा पेन होगा ना। तो एफ पर सबसे कम होगा और ए पर सबसे ज्यादा। क्या ये पेन का रिलेशन नॉर्मल फोर्स से है क्या, बताओ? क्या रस्सी और आपका हाथ कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में आने पर क्या लगता है? नॉर्मल। तो हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा? अलग अलग लग रहा होगा। नॉर्मल अगर अलग अलग होगा तो हर जगह पर फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो हर जगह पर फ्रिक्शन कैसा होगा? अलग अलग होगा।
अभिषेक, कनिष्क, है ना? इतनी समझ में आई हमें। तो यहाँ पर जो लगने वाला नॉर्मल है इस पे, हर जगह पे नॉर्मल कैसा है, अलग अलग। ठीक है। अब देखो, नॉर्मल अलग अलग, तो फ्रिक्शन भी अलग अलग। फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? घूमना चाहता है इस तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। बताओ, बात समझ में इतनी आई? ये ऐसे इसको घूम रही है, तो हर रस्सी पे, हर जगह पर ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझने के लिए, इसी रस्सी को, जो ऐसे थी ना रस्सी, इसको मैंने ऐसे कर दिया, केवल समझने के लिए। रस्सी जा रही है इस तरफ, ठीक है। हर जगह पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। यहां से यहां तक रस्सी क्या थी? कांटेक्ट में थी। इसी इन्हीं के दरमियान, इसी बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। अब बताओ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कैसा होगा? काइनेटिक या स्टैटिक? दोनों साथ में घूम रहे। जिस स्पीड से रस्सी घूम रही है, उसी स्पीड से कौन घूम रहा है? पुली भी घूम रही है। दोनों की स्पीड कैसी है? सेम। जब दोनों में रिलेटिव मोशन होती है तब क्या आता है? काइनेटिक। अदरवाइज क्या होता है? स्टैटिक। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? स्टैटिक यहाँ पर। ठीक है। अब रस्सी के इस तरफ टेंशन कितना था? T1। यहां पे कितना टेंशन था? T2। बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। कहाँ लग रहा है? पीछे। क्या दोनों तरफ क्या दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा? बताओ, बात समझ में आ रही है? इस तरफ टेंशन अलग होगा, इस तरफ टेंशन अलग होगा। वजह क्या होगी? फ्रिक्शन। T1 इक्वल्स टू Fr प्लस T2। जैसा हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते थे ना, कि दोनों रस्सियों में टेंशन सेम करते थे। अब इस बार जब ये पुली घूमने वाली है, तब टेंशन कैसा होगा? अलग अलग होगा दोनों रस्सियों में। दोनों रस्सी, दोनों पार्ट में टेंशन अलग अलग होगा। बताओ, ये बात समझ में आ रही है अभी तक? लॉजिक क्लियर एकदम? कोई डाउट? कुछ पूछो इसमें। ये बात समझ में नहीं आई? कुछ भी आई ना, बात समझ में आई हो तो पूछो यहाँ पर। कोई भी ऐसा पॉइंट जो सोचने में समझ में ना आ रहा हो? अरे पूछो कुछ भी। ये सब समझ में आ गया?
सब समझ में आगे मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये एक पुली है, ये एक रस्सी है, इसका मास है, इसका मास है, इसका भी मास, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम। ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ, उसमें क्या होगा बताओ। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, दोनों आपस में पहले रेस्ट में थे, एकदम रिलीज कर दिया, बताओ क्या होगा। क्या ब्लॉक घूमेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पुली घूमेगी, सोचो इसके बारे में। नहीं घूमेगा क्योंकि मास सेम है, वेरी गुड, मास सेम है, लीस्ट फॉर्म रेस्ट कर दिया तो नहीं घूमेगा। बात समझ में आई। अब क्या किया मैंने, एक मास को मैंने बड़ा कर दिया, कैपिटल एम को बड़ा कर दिया, लिखा मैंने कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। जैसे ही बड़ा मास है, इसका फोर्स ज्यादा है तो ये खींचना स्टार्ट कर देगा, ये इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, ये पॉइंट जाएंगे नीचे, जैसे ही पॉइंट नीचे जाएंगे तो ये रस्सी इधर जाएगी, जैसी रस्सी इधर जाएगी, ये पॉइंट, ये पॉइंट दोनों किस में है, कांटेक्ट में है, जैसे ही नीचे जाएगी वैसे ये भी इधर घूम जाएगा, फिर अगले पॉइंट आएंगे ऐसे नीचे नीचे नीचे, और ये पुली भी घूमना स्टार्ट कर देगी, तो ये रस्सी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। आई बात समझ में, ये ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी। अब बताओ, जो पुली है वो घूम गई, घूम गई इसका मतलब क्या लगा होगा उस पे, टॉर्क लगा होगा, बताओ क्या टॉर्क लगा होगा उसके ऊपर, पुली के ऊपर टॉर्क लगा, पुली घूम गई ना, अगर पुली घूम गई तो क्या लगा होगा, टॉर्क लगा होगा, बताओ। अरे देश के भविष्य से बताओ। अरे बताया था ना, कोई चीज अगर घूमती है तो टॉर्क लगता है यहाँ पे, इस पे क्या लगा होगा, टॉर्क लगा होगा, बताओ। हाँ चलो ठीक है, एक ने आंसर दिया। अब देखो यहाँ पर, क्या कैपिटल एम घूम रहा है, बताओ, क्या कैपिटल एम घूम रहा है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों घूम रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो इस पे टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, इस पे टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, सिंपल सी बात एकदम, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर, इसको देखते हैं, इस पुली को किसने घुमाया, तो मैंने बताया था दोनों तरफ क्या होगा,
टेंशन कैसा हो जाएगा, अलग अलग। इस पे देखो टेंशन, इस पे देखो टेंशन, यहां से रस्सी देखो अलग हो रही है, इसको रस्सी खींच रही होगी, इसको दे दिया T1, इसको दे दिया T2, और ये ऐसे घूम गया। इसका मतलब बताओ कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, T1 या T2? अरे नालायक, अरे इस तरफ घुमा रहा है ना, इस तरफ, T1 ज्यादा होगा, तभी तो घुमा पाया। T1 इधर घुमाएगा, T2 देखो उल्टा घुमाएगा। T1 इधर घुमा रहा है, T2 इधर घुमा रहा है, लेकिन नेट कहाँ घूम रहा है, इस तरफ। इसका मतलब क्या होगा, T1 वाला टॉर्क ज्यादा होगा, T1 फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ, समझ में, समझने में कंफ्यूजन हो गया, ओके ओके, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अभी तक इतनी कहानी समझ में आ रही, कौन घुमा रहा है, टेंशन इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। चलो, अगर मान लो कि हमें टेंशन नहीं पता है, हमें इतना पता होना चाहिए टेंशन अलग अलग होगा। मान लो कि हमें ये नहीं पता कि किसमें ज्यादा हो किसमें कम होगा, तो आप कुछ भी मान लो, मान लो कि T1 ज्यादा है T2 कम है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि जो आपने माना था उसका जस्ट अपोजिट होगा, बस। ठीक है, तो वेक्टर में हमेशा आपको कभी दिक्कत नहीं होती है डायरेक्शन एज्यूम करने में। आप जिस तरफ मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, किसी डायरेक्शन नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लो आपने इधर माना, कुछ पॉजिटिव मान लिया था, आपका आंसर आ गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ होगा वो चीज। ठीक है, तो अभी तक कहानी में हमें ये बात समझ में आई, पुली में अगर फ्रिक्शन है तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा और पुली घूम जाएगी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सी पर पेस्ट। पुली है, पुली का मास है कैपिटल एम। ठीक है, रेडियस उसकी है, इस पुली की रेडियस है आर। कैसी है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, इसका मास है स्मॉल एम, इसका स्मॉल एम वन मान लेते हैं, इसका M2 मान लेते हैं, M1 ज्यादा है M2 से। ठीक है, तो पहला काम क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे। ठीक है, किसकी बनाएंगे देखो, M1 की, M2 की और पुली की। अब देखो, इसमें टेंशन कितना मान लिया T1, इसमें कितना मान लिया T2, M1, M1 जी, ऊपर टेंशन T1, M2 को देखते हैं, M2 जी नीचे, टेंशन ऊपर। अब आ जाओ पुली पर, इस रस्सी में कितना टेंशन है T1, तो ये T1, ये T2, यहाँ पे क्या लगेगा, हिंज वाला फोर्स, नॉर्मल ऊपर। ठीक है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अब बताओ, अगर ये A एक्सीलरेशन से नीचे आएगी,
अब देखो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए से ऊपर आएगा, इतना कंस्ट्रेंट रिलेशन सबको पता है। अगर ये ब्लॉक ए से नीचे आएगा तो ए से ऊपर जाएगा, ये सभी को पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये इस वाले पॉइंट की देखो बात करते हैं, रस्सी पर, रस्सी का ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट पर आ जाओ। एक पॉइंट ले रहा हूं मैं कहां पर, रस्सी पर, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं पुली पर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक पॉइंट रस्सी पर, एक पॉइंट यहां पर, होता दोनों का एक्सीलरेशन सेम है क्या? जो पॉइंट यहां पर है वही पॉइंट यहां पर है। जब ये इसको खींच रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि यहां पर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो बता दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होगा, सेम होगा? दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा, बताओ। है ना? तो इसका एक्सीलरेशन कितना है, ए। अब बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, आर। कितने से घूम रहा है, अल्फा एक्सीलरेशन से। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, ए इक्वल्स टू 80। इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस रस्सी का एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, इक्वल ए इक्वल्स टू 80। कितना होगा था इस पॉइंट का, आर अल्फा। ये सारी बातें समझ में आ गई? इतना नोट कर लो। डन, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आपको फोर्स की इक्वेशन लिखनी है और टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और आपको लिखना है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये तीन आपको काम करने होते हैं। तो देखो पहला, देखो फोर्स वाली इक्वेशन, M1 ब्लॉक के लिए क्या लिखा है, ऊपर लिखा है T1, नीचे लिखा है M1G। कहाँ जा रहा है, ए से नीचे जा रहा है। ठीक है, ए से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या लिखा आपने, M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A। दूसरा ब्लॉक लिया आपने, M2, M2G नीचे, T1 सॉरी T2 ऊपर। कहाँ जा रहा है, ऊपर। क्या लिखेंगे, T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। तीसरी देखो, टॉर्क इक्वेशन देखो, अब कैसे घूम रहा है, ऐसे T1 ये, T2 ये, R रेडियस, सेंटर के अबाउट लिखना है टॉर्क, कितना होगा, T1R माइनस T2R। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क आ गया। जो यहाँ पर हिंज फोर्स है उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हुआ, आई अल्फा। सिलेंडर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम
आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। चौथी इक्वेशन कौन सी है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा वाली। इन दोनों को देखो सॉल्व किया, T1 माइनस T2 की वैल्यू आई एम आर स्क्वायर, एक आर काट दिया, आर बाई 2 अल्फा। ए कितना है, आर अल्फा। T1 माइनस T2 की वैल्यू आई एम ए बाई 2। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को देखो यहाँ पे जो ऐड कर दो। इन दोनों को देखो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा देखो, T2 माइनस T1 प्लस M1G माइनस M2G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। इन दोनों को ऐड करने पे ये आ गई। अब देखो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू कैपिटल M A बाई 2। अगर इनको भी जोड़ दें तो क्या ए निकल आएगा। चलो सॉल्व करिए आप लोग यहां तक, इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। ये मान के चलो रोटेशन में सारे चैप्टर आ जाएंगे आपके, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब आने वाला है इसमें, सब यूज होगा। और बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको नहीं आती है वो भी यूज होगी इसमें।
हो गया नोट सभी का? कितना देखो आया? T2 माइनस T1 प्लस क्या था? T2 माइनस T1। अच्छा, T2 माइनस T1 M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A T1 माइनस T2 इक्वल्स टू MA/2। ऐड करेंगे तो ये देखो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू A। एक्सीलरेशन आया M2 माइनस M1 इंटू G होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M/2। ये आया फाइनल आंसर, एक्सीलरेशन आ गया। अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 में अगर a की वैल्यू पुट की जाए तो क्या T1 आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 में अगर a की वैल्यू पुट की जाए तो क्या T2 आ जाएगा? a इक्वल्स टू आर अल्फा में अगर a की वैल्यू पुट की जाए तो क्या अल्फा आ जाएगा? ठीक है, चलते हैं आगे। चलो, ये 2m है, ये m है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, रेडियस है r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस है r। आपको निकालना है एक्सीलरेशन, निकालना है ब्लॉक का, ठीक है। पुली कैसी है? लिखा है देयर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है। रस्सी और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। चलो करके दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे कितना आएगा एक्सीलरेशन? एक का 2m मास, एक का मास m, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I, रेडियस दे रखी है r।
बढ़ो आगे, इस पे सॉल्व करो। टू एम पुली, T1, T2, T1, T2, 2mg, mg, ठीक है। ये जा रहा है ए से, ये जा रहा है ऊपर ए से। इक्वेशन नंबर 1, 2mg माइनस T1 इक्वल्स टू 2ma। इसके लिए देखो क्या होगा, T2 माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a। इसके लिए देखो क्या होगा, T1 माइनस T1r माइनस T2r इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा। कितना देखो आया, T2 माइनस T1, ऐड कर दिया दोनों को, कितना हो गया, प्लस एम जी इक्वल्स टू 3ma। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया तो इतना आया। अब देखो यहाँ पर T1 माइनस T2 इक्वल्स टू क्या हुआ, आई अल्फा अपॉन आर। अल्फा अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा अपॉन आर कितनी हो जाएगी, देखो आई अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, एम जी इक्वल्स टू 3ma प्लस आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर फाइनल बात करें मेरे पास आंसर क्या आया, एम जी अपॉन 3m प्लस आई अपॉन
आर स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन। अभिषेक, श्रेया, श्रुति, अब सौम्या बताओ, समझ में आया या आंसर मैच किया आपका पूरा एकदम? समझ में आ गया। अच्छा, समझ में तो आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ऐसा दोबारा कभी आएगा तो? ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी आए सामने तो कर पाओगे? 2ma आ रहा है। देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो मास कितना है इसका? 2ma, इसका कितना है? ma। जब ऐड करेंगे तो 2ma प्लस ma कितना हो जाएगा? 3ma। दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, 2mg माइनस mg कितना होगा? mg होगा। चलो अब नोट करो होमवर्क। HC वर्मा से HC वर्मा सभी के पास बुक है ना? देना, बुक देना। चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले तो लिखो, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे आप कौन कौन सॉल्व करने हैं। 1 2 3 लिखते जाओ, बोलता जा रहा हूँ मैं, लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 हो गया। अगला लिखो 26। ये तो होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक है? अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में 1 से लेके 44 तक सब। एग्जाम्पल इतने हो गए। और एक्सरसाइज में 1 से लेके 44 तक। अब इतना काम करते रहना, ठीक है? कल छुट्टी भी है, तो जब मंडे को मुलाकात हो तो पूरा होमवर्क मिलना चाहिए। ओके, बाय सभी को।
बाय सभी को।